अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का एहसान। सर, आज आपसे हमने जहानत के मौजू पर गुफ्तगू करनी थी। तो सबसे पहले यही कि जहानत होती क्या है। हम तो आमतौर पर यही समझते हैं कि इंसान इस दुनिया में आता है, वो अपने इर्द गिर्द समाज से बहुत सी चीज़ें सीखता है और उसकी एक जहनी साख्त पदार्थ बनती है, और उसके मुताबिक वो ज़िंदगी की जो भी चीज़ें उसको दरपेश आती हैं उनका वो हल निकालता है और ज़िंदगी गुजारता है। फिर हम देखते हैं मुख्तलिफ टेस्ट भी आजकल निकले हुए हैं, आई की टेस्ट, जैसे ये मैयर किया जाता है कि इंटेलिजेंस क्या है। फिर हम ये समझते हैं कि किसी शख्स की मेमोरी अगर ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो इम्तिहान ज़्यादा ज़हीन है। फिर हम ये भी समझते हैं कि अगर किसी के पास ज़्यादा दुनियावी लिहाज से कोई तालीम याफ्ता ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ज़हीन है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जहानत इंटेलिजेंस होती क्या है? क्या ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की, अगर इंसान के अंदर इस्तात हो वो ज़हीन होता है, या कोई क्रिटिकल एनालिसिस ज़्यादा कर सकता है, या जो हमारे आम आजकल के मयारात बने हुए हैं इसके मुताबिक ये जहानत जहानत होती है, या कोई अलग से चीज़ है? हम्म, ये मुश्किल सवाल डाल दिया आपने। अच्छा। जी हाँ, जहानत दरअसल इंसानों की वो जहनी ताकत या सलाहियत है जो मुश्किल बातों को समझने में, मुश्किलात का सलूशन निकालने में इस्तेमाल होती है। मुश्किल कॉन्सेप्ट समझने हो, मसलन फिलॉसफी के बहसें, मसलन कायनात कैसे चल रही है, और ये बहसें समझनी हो, या ज़िंदगी के मुश्किल कॉन्सेप्ट जो समझने हो, इसको हम जहानत कहते हैं। तो ये समझने की सलाहियत का गालिबन नाम होता है। और भी इसके बहुत सारे पहलू हैं, फतानत है, अकल है, कोई इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन ये कि जहानत दरअसल, मिसाल के तौर पर, आपने एक अच्छी बात कही कि ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको हम ज़हीन कहते हैं। तो वो एक और तरह की जहानत है जिसमें हम चीज़ों को समझ रहे हैं, इम्तहान पास कर रहे हैं। ये भी एक जहानत की किस्म है। कुछ लोग होते हैं वो जीनियस होते हैं लेकिन इम्तिहानों में फेल हो रहे होते हैं, वो भी एक जहानत की किस्म है। तो जहानत असल में हमारी उस कैपेबिलिटी का नाम है जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने, उनको समझने, और उनके लिए कोई मुश्किलात, कोई सलूशन, कोई इस तरह की चीज़ें निकालने के लिए कई मैदानों की जहानत होगी जो हमारे पास होती है। तो और आपके सवाल में एक चीज़ ये थी कि दुनिया में आने के बाद सीखते हैं, नहीं, ये इननेट होती है। अगर दुनिया में आने के बाद सीखते होते तो बाज़ जानवरों का दिमाग हमारे ही साइज का है, लेकिन वो नहीं सीख सका। कि अगर दुनिया में आने के बाद चीज़ें सीखनी होती तो वो भी सीख जाते। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जहानत बाई बर्थ हमें मिली होती है। इसका मतलब कोई एक मयार नहीं रखा जा सकता जहानत का? जी हाँ। मिसाल के तौर पर जो जहानत आइंस्टाइन के पास है मैथमेटिक्स की और कायनात को समझने की, वो बर्टन रसल के पास नहीं थी। जो बर्टन रसल के पास जहानत थी वो आइंस्टाइन के पास नहीं थी। इसी तरह अगर मुसलमानों में आ जाए तो जो जहानत इमाम शाफी के पास है वो आपको इब्ने हज़म के यहाँ नहीं मिलेगी। जो इब्ने हज़म के यहाँ है वो ना इमाम शाफी में मिलेगी, ना आइंस्टाइन में मिलेगी। लेकिन हम इन सारी जहानतों को जहानत कहते हैं। कोई मसलन एक जहानत है जो लिखी हुई टेक्स्ट को समझने की सलाहियत रखती है। एक जहानत ऐसी है जो नई चीज़ें डिस्कवर कर सकती है। एक जहानत ऐसी है जो थ्योराइज कर सकती है चीज़ों को। एक जहानत ऐसी है जो समझ लीजिए कि अनसीन चीज़ों तक जंप लगा के पहुंच जाती है। कि उसने डाटा कलेक्ट किया और उसमें से एक नतीजा निकाल लिया कि अच्छा, जैसे किसी ने बिग बैंग का नतीजा निकाला। अब पुराने ज़माने में चले जाइए तो जिसने पहली दफ़ा ये सोचा होगा कि रुई के छोटे छोटे टिश्यूज मिलकर धागा बन सकता है, तो ये एक जहानत है। यानी ये आइंस्टाइन से छोटी जहानत नहीं है, लेकिन बहरहाल है। तो अब उसने इस्तेमाल कर दी और धागा बना दिया। तो जहानत की ये कई पहलू हैं कि जो आ, मेरा ख्याल है कि हम अगर शुमार करना शुरू करें तो शायद छोटी छोटी चीज़ों में भी, वैसे बाज़ लोगों को आप देखेंगे कि उनको रास्ते बड़े अच्छी याद हो जाते हैं। उनसे ज़्यादा जहानत वाले लोग रास्ता याद नहीं रहता उनको। तो ये क्या चीज़ है जिसको हम जहानत कह सकते हैं? बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल चीज़ों को समझना और चीज़ों का सोल्यूशन निकाल लेना, कॉन्सेप्ट को गिरफ्त में ले लेना, ये चीज़ें। अब मैंने एक मिस्त्री को देखा कि जिस तरह वो ईंट पकड़ के लगा रहा था,
میں 10 دفعہ بھی کوشش کروں تو وہ ویسا نہیں لگا سکتا، اس کی وہ ذہانت ہے۔ تو اس طرح کی ذہانت کے کئی شیڈز ہیں، کئی اسپیکٹس ہیں، اور کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں تمام انسانوں میں، لیکن کچھ انسان کسی ایک فیلڈ میں زیادہ آگے ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ پھر اس کو ہم پھر کہتے ہیں خاص طرح کی ذہانت اس کے پاس ہے۔ ٹھیک ٹھیک، یہ تو سر آپ نے ہمیں بتایا کہ ذہانت کی کئی اقسام ہیں، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ جو آج کل لوگوں میں یہ رائج ہو گیا نقطہ نظر کہ جو زیادہ ڈگری ہے جس کے پاس ہیں، یا جو زیادہ تعلیمی یافتہ ہے، جو جس کی زیادہ میموری اسٹرانگ ہے، یا کوئی زیادہ امتحانات پاس کر وہ ذہین ہے، اس چیز کو زیادہ زیادہ گلوریفائی کیا گیا اس کنسیپٹ کو، تو اس وجہ سے صرف ایک قسم کا ہی مفہوم انٹیلیجنس کا لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو گیا؟ جہاں یہ غلط بات ہے، کتنے ہی کامیاب لوگ ہیں جو اپنے اسکول میں کالج میں بالکل نکمے تھے، وہ جینیس ہوتے ہیں، خواہ وہ ایول پہلو سے ہوں یا اچھے پہلو سے ہوں، وہ بہرحال جینیس ہوتے ہیں، وہ جینیس ہوتے ہیں۔ جو جینیس نہیں ہوتے وہ نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنا ساری زندگی میدان نہیں ملتا کہ وہ کس میدان کے آدمی ہیں، وہ پھر جس میدان میں بیچارے چلے جاتے ہیں وہاں وہ ایک درمیانی سی زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے کسی میدان کی ذہانت رکھتے تھے، بڑے اعلیٰ درجے کی، لیکن چونکہ وہ اس میدان میں گئے نہیں، نہ انہوں نے اپنے دماغ جو ہے نا ہمارا وہ ذہانت کے اگر غلط میدان میں چلے جائیں تو وہ تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے، وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اطمینان حاصل کرنے والا فیلڈ ڈھونڈ لیں تو ہم اپنی ذہانت کے میدان میں چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارا دماغ یہاں پر مطمئن ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا مثال کے طور پر ایک آدمی ذہانت کے اعتبار سے آئنسٹائن تھا، لیکن اس نے ترجیح دی اس بات کو کہ بھئی جاب چلتی رہے، تو وہ کلرکی کرتے کرتے چلا گیا ساری زندگی۔ تو یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دماغ یہی سوچتا رہے گا کہ میں یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب کیا کروں، ملازمت چھوڑ دی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو وہ بعض اوقات حوصلے کی کمی ہوتی ہے، بعض اوقات ڈیسیجن لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو یا اس کی ذہانت کم ہوتی ہے، تو پھر آدمی اپنے میدان میں اپنی زندگی ضائع کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن بہرحال ذہانت کے جو پڑھنا صرف وہ ذہانت نہیں ہے، پڑھ سکنا یہ ایک ٹائپ کی ذہانت ہے۔ بہت ساری ٹائپس ایسی ہیں جو جن کا پڑھنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی وہی علم ہمارا موٹر مکینک کتابیں پڑھے بغیر سیکھ لیتا ہے، جو ایک انجینئر، میکینیکل انجینئر جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ کے بھی بعض اوقات نہیں سیکھ پاتا۔ تو پڑھنا کوئی ذہانت کی ایک ٹائپ ہے، بس وہ زیادہ نہیں ہے اس سے۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی کہ کچھ لوگوں کو گھر سے نکلتے ہی منزل مل جاتی ہے اور کچھ پھر ساری زندگی سفر میں ہی رہتے ہیں۔ جی ٹھیک، اس میں آپ نے یہ بات کی کہ ذہانت ایک طرح کی نہیں ہوتی، وہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، تو کیا پھر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جو آئی کیو ٹیسٹ ہیں اور ذہانت کو میئر کرنے کے جو پیمانے آج کل رائج ہیں، یہ کچھ کسی حد تک اوور ریٹڈ ہیں، ان کے اوپر اتنا بھی فوکس نہیں ہونا چاہیے، اور کسی انسان کو اپنے آپ کو ان کی بیس پہ جج نہیں کرنا چاہیے؟ جی بالکل صحیح بات ہے۔ آئی کیو لیول فرق پڑ جائے گا صرف اس وجہ سے کہ آپ کے جو کوشچن پوچھے گئے وہ آپ کے کلچر سے متعلق نہیں تھے، آپ کی تہذیب سے متعلق نہیں تھے، تو آپ پیچھے نظر آئیں گے۔ تو جبکہ میرے تہذیب کے سوالات مجھ سے پوچھے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میں بہت آگے نظر آؤں۔ تو میری جو ٹیسٹ بنا ہوتا ہے وہ جن قوموں نے بنایا وہ اپنی تہذیب کے لحاظ سے بنایا ہوتا ہے، اپنے معاشرے کے لحاظ سے بنایا ہوتا ہے، تو ان ٹیسٹ کا تو میرے خیال میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آ، مثال کے طور پر بڑے ذہین لوگ جو اپنے علاقے میں اپنے ملک میں بہت لوگوں کے اوپر چھائے ہوئے ہوتے ہیں ذہنی طور پر، وہ ہو سکتا ہے کہ ہائی کوئی ٹیسٹ میں جو یورپ نے تیار کیے ہیں اس میں فیل ہو جائے، عین ممکن ہے۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے، پھر وہ محدود بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو اپنے لیے جو سمجھا ہوتا ہے کہ اس ذہانت کے اس طرح کی چیزیں چیک کرنے کے بعد تو وہ ہو سکتا ہے کہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اس ذہانت کے دائرے انکاؤنٹیبل ہیں، وہ آ ہی نہیں سکتا سارے، کوئی ٹیسٹ ایسا ڈیزائن نہیں ہو سکتا ہے کہ جس میں ساری ذہانت کے شیڈز آ جائیں۔ یعنی بعض اوقات ایک آدمی بالکل لے مین ٹائپ آدمی بیچارہ، میرا خیال ہے کہ مزدور ٹائپ تھا، تو ایک سیاسی واقعہ ہوا، تو اس نے ایسا جملہ بولا مجھے لگا کہ یہ تو بڑے بڑے دانشوروں کا جملہ ہو سکتا ہے، تو یہ بالکل ہمیں نہیں پتا ہوتا، تو ہم اس کا آئی کیو لیول میرے خیال میں وہ کیا تھا، بیچارہ مزدور مستری، اس کو کیا پتا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، لیکن اس کی ذہانت اتنا کام کر رہی تھی کہ اس نے اس ایونٹ کو ایک خاص میننگ، ایک خاص زاویے سے دیکھا اور اس کے اوپر کمنٹ کر دیا۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ ہم
कोई टेस्ट ऐसा बना सकते हैं जो तमाम इंसानों की तमाम जहानतों को, ये टेस्ट बने हुए हैं असल में कैपिटलिज्म को चलाने के लिए। इनके अंदर बस वही चीज़ें चेक की जाती हैं जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती हों, वही आईक्यू टेस्ट हो। आप देखिए कि यूरोप ने कितना जुल्म किया है हम हमारी कौमों के साथ, कि हमें हमारी जहानतों से भी महरूम किया है, अपने ये टेस्ट बनाकर और ओ लेवल्स और ए लेवल्स बनाकर और मैट्रिक का सिस्टम देकर हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया। अब हम अंग्रेजी मेयार पर चीज़ों को देखते हैं। मैट्रिक पास कर लिया जी अब, या ओ लेवल कर लिया, ए लेवल कर लिया। तो ये कितनी अजीब बात है कि उनके मेयारात, उनकी चीज़ें हम हमारे यहाँ आ गई, चुनाचे हमारी जहानतें। अब हमारा बच्चा पहले 5-10 साल इसमें ज़ाया कर देता रहा है, जो हमारी जनरेशन थी, कि उसको अंग्रेज़ी नहीं आती, और वो अंग्रेज़ी सीखते सीखते बूढ़ा हो जाता था। तो बेशुमार चीज़ें जो उर्दू में पढ़ी पढ़ाई जा सकती थी, वो अंग्रेज़ी में होने की वजह से हमारी नस्ल के लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाते थे। तो मैट्रिक में फ़ेल होने में ज़्यादातर, मेरा ख्याल है कि 65 बच्चे जो फेल होते थे, वो इंग्लिश में कम पढ़ाई आई होती थी। तो क्या वजह वजह यह है कि हमने जहानत का मेयार अंग्रेज से ले लिया, कि वो एक है। तो ये जो जितने भी टेस्ट हैं ये जुजवी हैं, एक साइड से हैं, एक कौम के लिहाज से हैं। इनको हर जहानत का मेयार नहीं समझ लेना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात होगी। अलबत्ता यह है कि देते रहें, जरूर देते रहें, लेकिन फेल होने वालों को कम ज़हीन ना समझें, क्योंकि वो एक ख़ास स्टाइल का, ख़ास टाइप का, ख़ास जहन के साथ बना हुआ टेस्ट है। वो अपने वर्कर्स तैयार करने के लिए जो उनके इस दुनिया के अंदर खप सके, जो कैपिटलिज्म ने तश्कील दी है पिछले 200-250 सालों में। यानी कि ये कहना दुरुस्त होगा कि ये हमें इस चीज में थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये यूनिवर्सिटियों का को बनाना ही पढ़ने थे टेस्ट के एक फिल्टर लगाया जाए, वो सबको एडमिशन तो नहीं दे सकते, लेकिन इसको हम एक एब्सोल्यूट मुतलक कसौटी ना समझ लें अपनी जहानत को मापने के लिए। बहुत अच्छी बात है, सही बात ठीक। है। ठीक, इसमें सर आगे बात को बढ़ाते हैं। आप अपनी मुख्तलिफ गुफ्तगू में तीन चार किस्म की जहानत की कैटेगरीज करते हैं, तो मैं चाहूँगा उस पर हम बारी बारी बात कर लें। मैंने एक प्रोग्राम में आपके साथ गुफ्तगू में एक सवाल पूछा था कि क्या कोई इंसान किसी चीज़ का इल्म रखता है फिर उसको अमल में ढाल पाता है, तो क्या ये जहानत का एक मयार है? तो आपने कहा था कि जहानत की तीन चार किस्में होती हैं, उसमें आपने बताया था। तो आपने उसमें ज़हीन कहा था, फ़तीन बताया था, हकीम बताया था और अलीम बताया था। तो मैं चाहूंगा कि इन चारों को आप बारी बारी हमें इसमें डिफरेंशिएट करके एक तफसील से ज़रा बताएं कि जहानत क्या होती है, फतानत क्या होती है, हिकमत क्या होती है, और इल्म अलीम शख्स कौन होता है। जो जहाँ तक ताल्लुक है जहानत का, तो उस पर हमने बात कर ली थोड़ी सी। यानी मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझ जाना, मैथमेटिकल चीज़ों को समझ जाना, टेक्निकल चीज़ों को समझ जाना, ये जहानत है। उसके बाद जो फतानत है, जिसको फ़तीन का लफ्ज़ से अदा किया आपने, जहानत के, ये दूसरी चीज़ है। फतानत होती है दरअसल मामला फ़हमी को हम कहते हैं। मामला फ़हमी का क्या मतलब होता है, इसकी एक मिसाल हज़रत यूसुफ़ की ज़िंदगी में है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब बादशाह ने बुलाया कि ख्वाब की ताबीर के लिए, तो उन्होंने कहा कि पहले उन खवातीन का मामला हल करो। वो आज़ाद नहीं हुए। मतलब क्या था? मतलब ये था कि अगर मैं बाहर आऊँगा तो मेरे माथे पर तहमत लगी होगी, मेरे दामन पे एक झूठा दाग लगा होगा, उसको पहले साफ होना चाहिए। तो अब ये एक आदमी ने मामले को समझा कि मामला सादा नहीं है। मैं जेल में भी, मुझे सज़ा भी मिली है। तो तहमत लगी, तहमत लगने के बाद सज़ा मिली, तो सज़ा और तहमत मिलकर पक्का कर रहे हैं कि मुजरिम कौन है। तो उन्होंने कहा कि पहले जुर्म साफ होना चाहिए। ये है फतानत, कि आप बातों के अंजाम और उनके नताइज को समझते हुए उनको हल करें, और उनके लिहाज से अपने आप को संभालें या अमल करें उसके मुताबिक। ये है फतानत। ये जहानत से अलग चीज़ होती है। जहानत में आप मुश्किल कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, मैथमेटिक्स समझ रहे थे, ये कर रहे थे, लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि मैं ये बात करूंगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। मेरा भाई नाराज हो जाएगा या नहीं होगा। मैं अगर इस तरह से बात करूं तो मेरा भाई ठीक रहेगा, नाराज भी नहीं होगा और बात भी पहुंच जाएगी। ये फतानत होती है, कि मामलात के इंजाम को सामने रख कर चीज़ों को करने वाला और संभालने वाला। उसके बाद जो अलीम होना है, वो है जो आपके यूनिवर्सिटी से तालब इल्म निकल गए, इल्म बहुत है। मैंने शायद पहले भी किसी मौके पर आपसे कहा हो या किसी और से कहा था
कि एक आदमी 80% मार्क्स लेकर अच्छे सूरत हाल में पास करता है अपने कोर्स को, और थ्रू आउट उसके 80% तक मार्क्स ऊपर ही होते हैं, नीचे नहीं आते। तो जब उसके जिंदगी में मामला देखे जाते हैं तो उसको ये भी पता नहीं था कि बिजली में दो तारें लगती हैं। उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी लेकिन उसको नहीं पता था कि बिजली के कोई भी चीज़ चलाने के लिए उसमें दो तारें होती हैं। ये यूनिवर्सिटी से टॉप करके अच्छे लोगों में पास होने वाला आदमी का, तो अब क्या हुआ कि इल्म उसके पास रट्टा लगाया हुआ है, याद है। एक तो ये कि ये सारी चीज़ें, किताबें पूरी की पूरी याद है उसको, लेकिन वो फतानत वाली जहानत चूंकि नहीं थी, यानी या कम से कम इंजीनियरिंग में फतानत मौजूद नहीं थी उसके यहाँ। तो वो इंजीनियरिंग तो पढ़ाया, लेकिन इंजीनियरिंग में ये भाई ये बात का मतलब क्या है, बिजली से मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। तो अब एक साइंसदान जो है, मिसाल के तौर क्वांटम फिजिक्स मैंने पढ़ी, आपने पढ़ी होगी, लेकिन क्वांटम फिजिक्स से मैं कंप्यूटर कैसे बनाऊंगा, कंप्यूटर में कैसे इस्तेमाल करूँ इसको। अब ये फतानत होगी तो आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ी हुई किताबों में उसको आप इस्तेमाल कर सकेंगे। ये, लेकिन पढ़ी हुई ये अलीम है सिर्फ, इसके पास फतानत नहीं है। या उसके पास कोई मुश्किल बात, कॉन्सेप्ट जो था, यानी क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना, ये जहानत हो गई, उसने समझ लिया, उसको पढ़ के जान लिया कि क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, ये अलीम हो गया, समझ, उसने जान लिया, पढ़ लिया उसने। उसके बाद अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए फतानत चाहिए होती है कि भाई मेरे इस बात का नतीजा क्या निकलेगा, अगर मैं ये कर लूँ तो ये क्या काम हो जाएगा या काम नहीं होगा, ये फतानत हो जाएगी। अगर मैं वाजे कर पा रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो रोक लीजिएगा। उसके बाद अगली जो चीज़ है जो फताना यानी अलीम के बाद, वो हकीम है। हिकमत एक अलग दानाई, ये जिसको हम विजडम कह लेते हैं, ये जहानत की एक और किस्म है। ये आदमी चीज़ों की गहराई में जा रहा होता है, और उसको चीज़ों का कनेक्शन पता होता है। गहराई और कनेक्शन दो चीज़ें मैं इकट्ठी बोल रहा हूँ। मिसाल के तौर पर, अगर अब मैं दोबारा सारी चीज़ें लेकर चलता हूँ ताकि वाज़ेह हो। मैंने समझ लिया कि इस्लाम की मिसाल ले लेते हैं, मैंने समझ लिया कि अल्लाह ताला हैं तो उनकी इबादत करनी है, ये हो गई जहानत कि मैंने समझ लिया। मैंने समझ लिया नमाज क्यों पढ़नी है, ये मैंने कहा कि क़यामत वाले दिन अल्लाह को जवाब देना है तो नमाज पढ़ लेते हैं, ये फतानत हो गई। ठीक है, नमाज कैसे पढ़नी है, कितनी रकातें हैं, ये अलीम होना हो गया। ठीक है, अब हकीम आदमी क्या होगा, मैं नमाज क्यों पढ़ रहा हूँ, वो इस पर इसको भी जानता हो। तो अब मिसाल के तौर पर हकीम आदमी कहेगा कि हो अल्लाह ताला खुदा है, तो खुदा के खुदा मानने का लाजमी तकाजा है कि मैं उनकी परस्तिश करूं, जैसे बाप को बाप मानने का लाजमी तकाजा है कि मैं उनका एहतराम करूं। ये, अब ये हकीम आदमी ने उसी बात के अंदर की कोई गहरी बात समझ ली है कि ये जो बात है ये इस वजह से, इसकी हिकमत ये है, इसकी दानाई इसके पीछे ये है। इस आदमी का फिर मकसद पर भी निगाह होती है कि इस काम का मकसद क्या है। इस आदमी की, जो हकीम होता है, वो अ, जो ये भी जानता होता है कि ये बात करने से मुझे क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या। तो एक तो ये है, दूसरा उसके पास, तो मैंने बताया कि कनेक्ट करता है चीज़ों को। कनेक्ट करने का क्या मतलब है कि उसने इबादत, मतलब नमाज को ले लीजिए, नमाज को इलाह के हक माना, कि जिसको मैंने खुदा माना है, इलाह माना है, उसकी मैं इबादत करूंगा तो ये उसका हक है। अब ज़कात को साथ फर्ज कर लीजिए कि वो वाइज आदमी है, हकीम आदमी है, तो कहेगा अच्छा नमाज और ज़कात में तो मैं अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा। तो लेकिन लेकिन इस्लाम ने इसको भी इबादत के कैटेगरी में डाला हुआ है। तो अब वो अंदर फिर गौर करेगा, ओहो अच्छा, ये असल में खुदा की खातिर कुर्बानी है, और कुर्बानी तो इबादत होती है। तो इस तरह से वो चीज़ों का कनेक्शन भी उसके से वाइज आदमी ही होगा। चुनांचे आप जब इसके पास जाएंगे, आप कोई सवाल करेंगे तो अपने विजडम की बुनियाद पर आपको समझाएगा कि बात यूँ है। तो ये चार किस्में हैं जो जहानत के। अब
जो हकीम आदमी है, इसको हम अक्लमंद भी कहते हैं। इसलिए अक्लमंद, अब अकल और बाकी जो मैंने पांच चीजें बयान की हैं, चार, उनमें भी फर्क है। अकल जहीन, हर जहीन आदमी अक्लमंद हो लाजम नहीं है। हर फतीन आदमी अक्लमंद होता है, ये अलग नहीं हो सकते दोनों, यानी आकिल होना और फतीन होना अलग नहीं हो सकते। हर अलीम आदमी अक्लमंद हो, नहीं, ये नहीं होता। कितने ही एमए किए होते बिल्कुल अहमक लगते हैं, वो अक्लमंद होना लाजम नहीं है। हकीम आदमी भी अक्लमंद होता है। तो दो जो हमने कैटेगरीज की हैं, उनमें एक फतीन आदमी और दूसरा हकीम आदमी, ये दोनों अक्लमंद भी होते हैं। तो अक्लमंद का मतलब है कि जिसके अंदर फतानत और हिकमत पाई जाए, वो अक्लमंद आदमी है। अकल का एक और पहलू होता है कि वो आदमी आकिल है जो तमाम जहनी सलाहियतों को और तमाम अपने इल्म को और तमाम अपने सोशल कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करता हो अपनी ज़िंदगी में, वो अक्लमंद आदमी है। ठीक है। लेकिन बहरहाल ये दो आदमी जो है, फतानत वाला और हिकमत वाला, ये दोनों के दोनों अक्लमंद होते हैं। तो ये अब जहानत है। अब फतानत और हिकमत ये बहुत करीब करीब हैं, ये एक एंगल से देखिए। लेकिन ये मामलात के फहम को जानता होता है कि ये मैं मामला करूंगा तो क्या नतायज निकलेंगे। और जो हकीम आदमी है वो उसकी गहरी गहराइयों को जान रहा होता है, उनके मकासद को जान रहा होता है, चीज़ों के दो तीन पाँच दस चीज़ें जो मिलती जुलती हैं उनको कैटेगराइज कर सकता होता है, उनका आपस में कनेक्शन जोड़ सकता है। वो उसकी कुन्हा तक पहुंचा हुआ होता है, ये हकीम आदमी है। तो इस तरह से मैं जहानत को देखता हूँ। लेकिन जहानत जो है, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि जहानत को एक खाने में डालना, ये मैंने पांच जो चीज़ें बनाई हैं, ये सिर्फ उसका इस पहलू से है कि उसकी हमारे जो अमल करते हुए जो उसकी पहलू सामने आते हैं। जहानत के जो बाकी जो किस्में हैं वो डिफरेंट हैं, वो अलूम के एतबार से हैं, वो उन चीज़ों के एतबार से। मसलन एक आदमी साइंस में अच्छा है, साइंस में भी फिजिक्स में अच्छा है, या फिजिक्स में भी क्वांटम फिजिक्स में अच्छा है, ये जहानत की फिर बहुत सारी टाइप्स हैं। एक आदमी अदब में बहुत अच्छा है, यानी बाज़ लोगों को आप मिलकर हैरत रह जाते हैं कि कितने अशार याद होंगे, कितने कॉन्सेप्ट्स उसके वाजे होंगे शायरी के, अदब के, और कितने लोगों से वो वाकिफ़ होगा। दूसरा आदमी बिल्कुल उसमें पैदल होगा, हालांकि वो साइंस में बहुत आगे गया हुआ होगा। तो वो टाइप्स अलग हैं। वो असल में डिसिप्लिन के लिहाज से या फील्ड के लिहाज से जहानत की टाइप्स हैं। ये वो हैं जो आपने जो पूछी हैं, वो दरअसल मेरे बिहेवियर के लिहाज से या दूसरे टाइप के, यानी वो किस्में हैं ही, रवैये के एतबार से हैं। तो इसलिए ये इनमें फ़र्क रहना चाहिए। तो वो मैं उनका कोई लिस्ट नहीं बना सकता। वो जितने फील्ड्स हैं उतनी ही जहानत की किस्में हैं। और आजकल जो हमारे यहाँ एक काम हो रहा है, वो जिसको पर्सनालिटी पर्सनालिटी का नॉलेज कहते हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिसमें जहानत की टाइप्स आपको देखने को मिलती हैं। कुछ बिल्कुल लॉजिशियंस होते हैं, कुछ एडवोकेट टाइप होते हैं, कोई मॉडरेटर्स होते हैं, कोई फलाने को फलाने, तो वो जहानत की एक किस्में कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई 10 12 16 के करीब की हैं। वो काफ़ी नहीं है। वो भी एक उसी जाविये से लोगों को देखना है जिस जाविये से यूरोप में साइकोलॉजी में और सोशियोलॉजी वगैरह में काम हुआ है, उसकी रोशनी में उनके यहाँ कुछ चीज़ें डेवलप हुई हैं। लेकिन जो जहानत की ये किस्में हैं, ये बेपनाह हैं। इनको इनको काउंट नहीं किया जा सकता, कोई भी इसको किसी टेस्ट में नहीं ला सकता। बड़ी तफसील के साथ हमें ये चारों कैटेगरी समझाएंगे, ज़हीन, फ़तीन, हलीम और अलीम। तो इसमें मुझे आपकी गुफ्तगू से ये लगा कि आजकल जो मुरवजा कामयाबी के मयारात हैं, इनमें ज़हीन और अलीम इंसान को ज़रा ज़्यादा कामयाबी हासिल हो रही है, और जो फ़तीन और हकीम हैं वो कहीं ना कहीं उतने कामयाब नहीं हो रहे जो आजकल के लिहाज से कामयाबी समझी जाती है आजकल के दौर में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। उस ये हकीम लोग हमेशा ही नाकाम रहते हैं, इनकी किस्मत में यही है। आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि हकीम लोग जो थे वो बैठे हुए हैं, लोग बस मसले पूछने आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी कसम पुरसी की हो। वो ज़रूरी नहीं होता था कि वो मकबूल हों या उनको कोई जॉब अच्छी मिल जाए या बादशाह सलामत उनको उठा लें।
बादशाह सलाम भी उनको उठाते थे जिनकी शायरी अच्छी है या किताबें लिख सकते हैं। तो हर हकीम और हर फतीन आदमी कामयाब नहीं होता अपनी अमली ज़िंदगी में, खैर कोई भी नहीं होता। यानी मेरा मतलब यह है कि तमाम किस्म की जहानतों के सारे लोग कामयाब नहीं होते, वो अलग बात है। लेकिन ये बात ठीक है कि आजकल इसकी कीमत और भी कम हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ कामयाबी का, एक तो डिग्रियां वो बहुत मसला पैदा कर गई कि अगर आपके पास डिग्री है तो आपके लिए कोई जॉब ओपन होगी। लेकिन एक आदमी अगर डिग्री नहीं कर सका और वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है तो उसको बनना चाहिए था। ये अब नहीं होता। और ये, एक तो ये एजुकेशन सिस्टम की वजह से ऐसा हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो हमारे यहाँ मयार बन गए वो, अ, एक तो इंग्लिश का मयार बन गया। इंग्लिश का मयार जहाँ जहाँ अंग्रेज गए उन्होंने इसको मयार बना दिया। और वो तमाम कौमें जहाँ पे अंग्रेज रहे, उनके यहाँ बदकिस्मती से अपनी ज़ुबानें, अपनी चीज़ें नफ़रत का बायस बन गई। और अंग्रेज़ी ज़ुबान इज़्ज़त और एहतराम का बायस बन गई। उसके नतीजे में जो इस मैदान में पास नहीं होते अंग्रेज़ी वाले मैदान में, तो उनकी जहानतें, उनकी फतानतें हैं उनके पास ही बेचारों के रह जाती हैं। और मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान के ख़ास तौर से, कि वही बात कोई गोरा कह दे तो वो ऐसे होती है कि क्या बात है जी। और हमारे उलमा वो बेचारे चीख चीख के कहते रहे हों पंजाबी में, उर्दू में, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो सिर्फ ये कि मेयार वेस्टर्नाइज हो गया हमारा। तो ये इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे बचपन में वालदा एक जुमला बोला करती थी वाले साहबी के, पढ़ो फारसी बेचो तेल, तो फारसी पढ़ने वाले तेल बेचने वाले बन गए। तो इसके लिए कि जो आपका मैदान है, मुलाजमतें जो मिल रही हैं आपको, जो अ, काम करने का सलीका है वो आपको आना ही अंग्रेजी की वजह से है। तो वो जो इस तरह के लोग थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। और हमारे ज़माने में आप अदीब भी उन्हीं अदीबों को कामयाब देखेंगे जो इंग्लिश की चीज़ें पढ़ सकते हों और उनका नाम ले सकते हों, जी मैंने फ़लाँ को पढ़ा है उसने ये देखो, वही कामयाब है। हालांकि जो हमारा मशरकी अदब का शऊर था वो अपनी जगह पे एक बड़ा शऊर था, लेकिन अब वो वेस्टर्न शऊर ने आकर उसको बिल्कुल मिलिया मेट कर दिया। अब अगर कोई हमारी पुराने तर्ज की बातें करे तो वो चूंकि अंग्रेजी में आर पर पूरी नहीं उतरती तो वो उसकी कोई दानाई दानाई नहीं है, उसका कोई इल्म इल्म नहीं है। तो ये बदकिस्मती हुई है हमारे यहाँ। तो इसलिए ये बेचारे लोग जो हैं, जो मशरकी दानाई वाले लोग थे, मशरकी शऊर वाले लोग थे, वो तो बिलखसूस बिल्कुल ही रद्द हो गए। अलबत्ता जिन्होंने कोई मलगूबा बना लिया कुछ वेस्टर्नाइजेशन का और कुछ, तो वो कामयाब है। हमारे यहाँ एक दीनी मैदान में भी एक तस्वुर पाया जाता है कि अगर इस्लामी शरीयत को वेस्टर्न कानून और वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ लॉ की का तड़का लगा दिया जाए तो मसलन हनफी फिका आज भी चल सकती है। ये अंदाज़ा लगाइए कि क्या सूरत हाल है। तो इसलिए ये एक बड़ा हादसा है, हमारी जो छोटी कौमें हम बन गए हैं उसने बड़ा नुकसान किया। और हमारे 70 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, हमने उर्दू की बहाली, अपनी तहजीब की बहाली का कोई काम नहीं किया। हालांकि हम उर्दू पढ़कर, अब चाइनीज़ जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि उतनी अंग्रेज़ी पढ़ते हैं जितनी हम पढ़ते हैं। तो वो भी एक तरक्की याफ्ता कौम है या नहीं है? तो जुबानों में साइंस नहीं पड़ी हुई थी, जुबानों में तरक्की नहीं पड़ी हुई, तरक्की अपने कौम के शऊर में पड़ी हुई थी, अपने बेदारी में पड़ी हुई थी, अपने मेहनत में और समझदार होने में पड़ी हुई थी। वो हमने सारी चीज़ें दी नहीं, अंग्रेजी देते चले जा रहे हैं। चुनाचे जो इंग्लिश की जानने वाली क्लास है वो गालिब है, खा वो नालायक है खा वो लायक है। तो उसमें हकीम और अलीम कोई फ़र्क नहीं रहता। बस आपके पास अंग्रेज़ी आती है तो चल सकते हैं। मैं आपको एक यूनिवर्सिटी का वाक्य सुनाऊँ। मैं इंटरव्यू ले रहे थे, हम लोग हायर करने के लिए टीचर्स को, लेक्चरर्स को। तो दो टीचर बहुत अच्छे थे, मुझे उनकी बोल चाल और उनके अंदाज जो बोलने का था, हम थोड़ा सा टेस्ट लेते थे अब कैसे पढ़ाएंगे इस टॉपिक पे, तो बहुत अच्छा था। तो लेकिन एक प्रोफेसर, एक लेक्चर जो थे, उन्होंने आते ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी। तो वो जो लायक टीचर थे वो नहीं रखे गए। मेरा ख्याल है एक वोट मेरा था उनके हक में और एक और साहब का था। बाकी सब जो इंटरव्यू का पैनल था उनकी राय उनकी तरफ चली गई और वो बिल्कुल नालायक साबित हुए। तो ये मसला है कि हमारे जहन में ये है कि इसको अंग्रेजी आती है तो सब कुछ होता है, बस ये बदकिस्मती है।
लेकिन आपको लगता है कि ये एक विशेष साइकिल स्टार्ट हो गया कि अब उन दो कैटेगरीज को, जहानत और इल्म अलीम वाले लोगों को कामयाबी मिलना शुरू हो गया, तो ये जो फतीन और हकीम लोग हैं इनको भी अब जबरदस्ती उन दोनों कैटेगरीज में फिट इन होना है कि हम भी कहीं ना कहीं इस मयार पे पूरा उतर सकें? बस ये बदकिस्मती है। एक और किस्म भी डाल लीजिए, वो तो के आ, उस गुफ्तगू में सामने नहीं आई थी, लेकिन वो मैं बयान किया करता हूँ। वो हलीम की है, हे के साथ, जो हमारे यहाँ डिश भी बनती है उस, वो वाली। ये हलीम आदमी क्या होता है, ये बुर्दबार भी कहते हैं इसको। ये जो जहानत है ये बिल्कुल इन सारी चीज़ों से मुख्तलिफ है। इसका काम ये होता है कि ये तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ चीज़ों को देखती और फिर रिएक्ट करती है। इसमें जल्दबाजी नहीं होती, इसमें गुस्सा गजब ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये बड़े आराम से चीज़ों को देख कर कि अच्छा, अभी अभी देखते हैं, जो मैं रवैयों वाली जो जहानत की किस्में कर रहा हूँ, वो अभी देखते हैं कि क्या कहाँ तक बात पहुँचती है, मतलब क्या है इसका, कैसे। तो ये भी एक टाइप है जहानत की, इसको भी इस लिस्ट में शामिल करना चाहिए। वो अलीम है ऐन के साथ, ये हलीम है हलवे वाली है या जीम जैसी है जो है होती है, उसके साथ है ये। तो ये बुर्दबारी है। ये अगर आपके पास है तो आप बड़े बड़े हौसले वाले काम कर सकते हैं, वो नुकसान उठाए बगैर, नुकसान किए बगैर, जज्बाती हुए बगैर। ये कंपोज्ड लोग नजर आएंगे जो हलीम वाली जहानत रखते हैं, और आपको इकदामात ठंडे तरीके से सोचते हुए, जल्दबाजी नहीं होगी, आराम आराम से, तहम्मुल के साथ। ये लोग भी एक जहानत की किस्म है जो रवैये के एतबार से सामने आती है। तो इसमें एक मैं चाहूंगा एक और हम कैटेगरी पे बात करें, वो आजकल जो बड़ा लफ्ज यूज होता है कि इमोशनली इंटेलिजेंट हो इंसान, तो वो इन पांचों में से कोई एक है या एक अलग से है? हाँ, ये मेरे ख्याल में फतानत में आएगा, और कुछ हिस्सा उसका हलीम के अंदर आएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस नया तस्वुर है, हम इसको पुरानी हमारी जो ट्रेडिशन है उसमें हम इसको इतना नहीं समझते। लेकिन ये दरअसल नई बनी है। क्यों बनी है, इसकी भी एक वजह है। वेस्ट में जो फैमिली टूटी है, तो उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ा है कि लोग अकेले मर जाते हैं, फौत हो जाते हैं, वो एक दूसरे से ताल्लुक नहीं होता उनका। तो उसके बाद फिर समझ आनी शुरू हुई कि ओहो, ये इमोशनल चीज़ें भी कुछ चीज़ होती हैं। तो इसकी वजह से फिर अब ये एक नया तस्वर डेवलप हुआ। हमारे यहाँ ये तस्वर डेवलप ना होना चाहिए, ना होगा इमोशनली इंटेलिजेंट होने का, क्योंकि वहाँ से आ गया तो अब हमारे यहाँ तस्वर तो है इसका। तो हम असल में जो हलीम आदमी है और जो फतीन आदमी है, वो कर क्या रहा होता है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। उसको पता है कि मेरी ये बात कहने से मेरा भाई, जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी, कि नाराज हो जाएगा, ऐसा कहने से नाराज नहीं होगा। तो क्या कर रहा है वो ये अंदाजा लगा रहा है कि नहीं, इसके जज्बात हर्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये गुस्से में आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे किस्म जो मैंने किस्में की हैं उसके एतबार से ये फतानत में ज़्यादा, और हकीम में भी आ जाएगा, हलीम में, उसमें भी आ जाएगा। जी सर, ये तो अब हमारी सारी जो मेजर चंक ऑफ कैटेगरीज है ये तो कंप्लीट हो गया, और एक आइडियल इंसान तो वही होगा जिसमें ये सब चीजें पाई जाएंगी। लेकिन शुरू में आपने एक जुमला कहा था कि इंटेलिजेंस इन्नेट होती है, यानी कि फितरी तौर पे इंसान के अंदर पाई जाती है, इसको किसी हद तक सीखा कम है, कम ही हो सकता है कि सीखा जाए। तो अगर को वालदेन ये आपका जुमला सुनेंगे तो वो कहेंगे कि यार ये तो बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया गया, यानी कि अब अगर कोई वालदेन अपने बच्चे में ये सब क्वालिटीज इनकलकेट करना चाहें तो क्या उनको सरासर नाकामी होगी, या कोई तरीका है जिस तरह मुमकिन हो सके? तमाम लोगों में ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन उनके पाए जाने का रेट डिफरेंट होगा। मसलन एक आदमी के पास जहानत है 10 पॉइंट की, दूसरे के, लेकिन इसके पास फतानत सिर्फ 2 पॉइंट है। इसके पास एलीम होने वाली सलाहियत 12 पॉइंट पाए जाते हैं। तो ये इस तरह से वेरिएशन के साथ ये पांचों की पांचों चीज़ें हर एक में पाई जाती हैं। इसी की वजह से फिर क्या होता है कि एक आदमी एक मसले में फतानत वाला होता है, दूसरे में नहीं होता। तो वो हिकमत वाला होता है एक मैदान में, लेकिन बाकी मैदानों में हिकमत वाला नहीं होता। तो फुल 100% फतानत, जहानत और अलीम होना और हकीम होना, ये सब के अंदर नहीं पाया जाता। ये वेरिएशन की गई ताकि शख्सियात डिफरेंट बने। जब शख्सियात डिफरेंट बनती हैं तो दुनिया के सारे काम चल सकते हैं। तो इनको तकसीम किया गया है मुख्तलिफ पहलुओं से।
तो अब जो स्किल के मैदान या फील्ड के मैदान की जो जहानतें हैं वो भी डिफरेंटली दी गई हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं रियाजी में कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझे इतनी आती है कि मैं रोज़ाना ज़िंदगी के काम चला लेता हूँ। तो लेकिन मेरा लैंग्वेज में ज़्यादा दी गई है सलाहियत मुझे, तो मैं फिर लैंग्वेज के समझने में उसमें ज़्यादा आगे हूँगा उन लोगों के मुकाबले में जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं। तो ये फर्क रहेगा, ताकि जिंदगी के काम, अब मैंने लैंग्वेज में जो खिदमत करनी है मुआशरे की, वो दूसरा आदमी मैथमेटिक्स में कर रहा है, आप मिसाल के तौर पर मेडिसिन में कर रहे हैं, कोई आदमी इंजीनियरिंग में कर रहा है। तो इतनी वैरायटी बनाने के लिए ज़रूरी था कि सबको एक जैसी जहानत ना दी जाए। अगर सारे ही 100% जहानत वाले होते, 100% फतानत वाले होते, तो दुनिया के काम नहीं चलने थे। मुझे मोहताज बनाया है आपका, कि आपकी मेडिसिन और मेरा जे लैंग्वेज का इल्म, कि कभी आपको लैंग्वेज के इल्म की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरे पास आएंगे, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके पास जाऊंगा, ताकि दुनिया का निज़ाम चलता रहे। दुनिया के निज़ाम चलाने के लिए जहानत, सलाहियतें, मिजाज डिफरेंट बनाए गए हैं। इस हद तक एक एफर्ट पुट करनी चाहिए एक इंसान को दूसरी कैटेगरी से अपनी उस वाली चीज को बढ़ाने की, कि ये वाले पॉइंट्स मेरे कम है तो दूसरी फतानत वाले में थोड़ा सा मैं इंप्रूव कर सकूं अपने आप। जी, वो कर सकता है। उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि इसके लिए कोर्सेज बनाते हैं। हमारे पुराने ज़माने में खानकाहें बनती थी जिसमें लोगों को इस तरह की चीज़ें ट्रेन किया जाता था। मसलन एक बच्चा झगड़ालू है, माँ की बात नहीं मानता, खानका में जाएगा तो वो सीख जाएगा कि फतानत इख्तियार करनी है, या इन इन चीज़ों में सब्र करना है, इन इन चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करनी है। वो फिर सीख जाता था। तो लेकिन एक होता है कि पैदाइशी तौर पर फतीन है, एक है कि हमने उसको सिखा दिया है। तो दोनों में फ़र्क तो होता है। जो पैदाइशी फतीन होता है वो खानका चला रहा होता है, और जो पैदाइशी फतीन नहीं होगा वो खानका में जाके सीख रहा होता है। तो ये वही जो तकसीम मैंने पहले बताई वो कायम रहती है। तो फतानत सीखी जा सकती है, लेकिन वो फिर स्किल की तरह से होती है, कि अच्छा, माँ माँ जब ये कहें तो मैंने ये कहना है। वो हमारे यहाँ बचपन में एक वाक्य बहुत मशहूर सुनाया जाता था, हकायत ही है, कोई सच्चा वाक्य शायद ना हो, कि एक मियाँ बीवी की बहुत लड़ाई होती थी। तो वो खातून किसी हकीम साहब के पास गई, जो फतीन हकीम होते हैं उनके पास गई। उन्होंने अपने उन बुजुर्गों से कहा कि मेरी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। उन्होंने कहा, बेटा मैं ये तावीज़ दे रहा हूँ, ये तावीज़ ले लो, जैसे ही तुम्हारे मियाँ को गुस्सा आए या तुम्हें गुस्सा आए तो जोर से दांतों में दबा लेना इसको, इस तावीज़ को। जितना दबाओगी उतना ही ज़्यादा असर। तो वो लड़ाई ख़त्म हो जाती थी। तो 2-4 दिन के बाद फिर गई पीर से कि बड़ा ताकतवर तावीज़ है ये तो, मसला ही कोई नहीं, इसका लड़ाई झगड़ा फौरन ख़त्म हो जाता है। जैसे मेरे मियाँ को गुस्सा आता है मेरी किसी बात पर, तो मैं फौरन वो दांतों में चबा लेती। तो पीर साहब ने कहा, बेटी मैंने सिर्फ तुम्हें यह सिखाना था कि जब मियाँ को गुस्सा आ जाए तो खामोश हो जाते हैं। तो मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि दांतों में जोर से दबा लो कि तुम बोलो नहीं। तो अब ये उन्होंने क्या सिखाया कि देखो ये नफसियाती मसला है कि तुम अगर जवाब तुर्की पे तुर्की जवाब दोगी मियाँ को तो उसे गुस्सा आएगा और वो लड़ाई और सख्त होती चली जाएगी। तो ये फतानत होती है, ये वो उन्होंने सिखा दिया बस। तो अब ये जो आदमी, ये जो खातून है, खुद फतीन नहीं थी। अगर खुद फतीन होती तो वो लड़ाई झगड़े तक पहुंचती नहीं। तो बुजुर्गों ने उसको फतीन बना दिया कि बस ये तावीज़ अपने दिमाग जुबान के नीचे रख लो, दाढ़ के नीचे, और बोलना नहीं तुमने। ठीक। सर ये तो बड़ा अच्छे तरीके से आपने बताया, हमें सारा एक्सप्लेन किया, और इसमें बताया कि किस तरह सोहबत मिले इंसान को या दूसरों से इंसान ऑब्जर्व करके भी अपनी दूसरी चीज़ों को, दूसरी इंटेलिजेंस की फॉर्म्स को बढ़ा सकता है। अब हमने पांच मेजर इंटेलिजेंस, पांच या छह की बात कर ली इंटेलिजेंस की, और इसमें हमने ओवरव्यू भी इंटेलिजेंस का लिया, और मुरव्विजा जो आजकल जहानत के मयारात हैं उन पे भी बात की। अब मैं कुछ जब ये सवालात की तैयारी कर रहा था तो मैंने कुछ चीज़ें इस पे पढ़ी और कुछ लोगों की सुना इस पे, तो सब उस पे मैंने जो मुझे लगा कि कुछ इसमें अच्छे सवालात हैं, और कुछ जो और इंटेलिजेंस के ज़ावियात हैं उनको भी हम देखें हम। तो उस पे मैं एक एक करके आपके सामने रखता जाता हूँ, और फिर उसको हम उस पर तफसील से बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि एक डेफिनेशन या कह लें कि एक और किस्म की तारीफ भी थी इंटेलिजेंस की, थी उसमें यह था कि एक अच्छा या ज़हीन माइंड वो होता है जो किसी भी किस्म की दो मुतजाद बातों को बैक वक्त अपने जहन में रख सके और उनको असेस करता रहे। ये हकीम आदमी है जो कनेक्शन चीज़ों का जोड़ता है। तो हमारी जो तकसीम की है उसमें यह हिकमत के तहत आएगा।
تو بالکل ٹھیک ہے، یہ ذہانت کی ایک قسم ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ فطین کے اندر ضروری نہیں ہو، ذہین کے اندر ضروری نہیں ہو، نہیں۔ تو یہ صرف حکیم جو صلاحیت رکھنے والے ہیں ان کے اندر یہ وہ چیزوں کی گہرائی کو جانتے ہیں، دو متضاد چیزوں کا کنیکشن جوڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کو سمجھنے کی، اور انڈیپینڈنٹلی الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ حکمت والی صلاحیت جن کے پاس ہوگی وہ یہ ایسا کر لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز کا اضافہ کر لیتے ہیں کہ کوئی ایک ایسے تھاٹ کو، ایسے خیال کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس کو آپ آمادگی نہیں ہے آپ کی طبیعت میں کہ میں اس کو ایکسیپٹ کروں، لیکن پھر بھی اس کو آپ ریٹین کیے ہوئے ہیں۔ یہ علیم والا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو علیم آدمی ہے وہ چیزیں جاننے کے اس کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، وہ ڈھیروں چیزیں جان لیتا ہے۔ میں نے کچھ ایسے علیم لوگوں سے واقف ہوں کہ جو بالکل دو باتیں انہیں پڑھی ہیں لیکن ان دونوں کا کنیکشن جوڑ ہی نہیں سکے۔ تو یعنی وہ اتنے اتنے علیم تھے کہ کسی بھی کتاب کا نام لے لیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کس کی کتاب ہے، کیا ہے، کیسے چھپی، کیسے ہوا، اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اس کتاب کا وہ انالیسس کر سکے نہیں۔ تو ایک پہلو سے یہ علیم لوگوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ بالکل دو الگ الگ چیزیں اپنے دماغ میں رکھے رہتے ہیں، صرف علیم، حکمت نہیں ہے، فطانت نہیں ہے، تو وہ پھر جوڑیں گے نہیں ان کو۔ اور جو صرف ذہانت والے لوگ ہیں وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز ہوگی کہ وہ دو بالکل الگ چیزیں، اپوزٹ چیزیں الگ الگ طرح پہ ان کو جان بھی رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں، اور وہ رکھے رہ سکتے ہیں دماغ میں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے اس میدان کے کہ مثلا امام ابو حنیفہ ہے، فرض کر لیجئے، امام ابو حنیفہ کی اصول فقہ سارے جان لیے امام محمد نے، امام یوسف نے، یہ ان کے شاگرد ہیں دونوں رحمہ اللہ۔ تو اب لیکن اس کے باوجود فکر شافعی کو بھی وہ سمجھ رہے ہوں گے، تو وہ مالکی فکر کو بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے چلتا ہے، کیا اس کے اصول ہیں، کیا نہیں ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال ابن رشد کی ہے۔ ابن رشد نے بدایت المجتہد لکھی فقہ کی اوپر، تو وہ ساری فقہ کے دلائل دے دیتے ہیں جو ان کے زمانے میں، جو ان کے علم میں تھے۔ تو وہ ایک آدمی بالکل الگ الگ سب کے اصول جانتا ہے، سب کی باتوں کو جانتا ہے، تو بتائے گا کہ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں احناف کی رائے یہ ہے، مالکیہ کی یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، ان حنفیوں کی دلیل یہ ہے، مالکیوں کی یہ ہے، شافیوں کی یہ ہے، وہ بتا رہا ہوگا۔ تو وہ بالکل صحیح چلتے رہتے ہیں، یہ انسائکلوپیڈیا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ چلتے رہتے ہیں۔ جی، ایک اور تعریف جو کہ ذہانت اور انٹیلیجنس کی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک ذہین آدمی وہ ہوتا ہے جس کو اپنی جہالت کا کسی نہ کسی درجے میں علم ہو۔ ہاں، یہ اصل میں وہ پھر حکیم آدمی ہے۔ حکیم آدمی مثلا سقراط کی جو ذہانت تھی وہ حکمت والی بھی تھی۔ تو یہ جو حکمت والی ہوتی ہے، یہ آدمی متکبر نہیں ہوتا، اپنے بارے میں جانتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا پتا ہے، کیا پتا نہیں ہے، تو یہ حکمت والا آدمی ہے کیونکہ وہ گہرائیوں کو سمجھتا ہوتا ہے، تو وہ اپنی شخصیت کی بھی نقائص اور گہرائیوں کو جانتا ہوتا ہے کہ میں کتنا جانتا ہوں، کتنا نہیں۔ اور یہ جاننا اس کے لیے ذہانت کی علامت ہوتی ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا، مجھے یہ سیکھنا ہے، یہ اس کی حکمت کی علامت ہے۔ تو حکیم ہماری تقسیم کے لحاظ سے وہ حکیم کے دائرے میں آئے گا ایسا آدمی۔ جی سر، یہ ابھی جو میں تعریف کرنے لگا ہوں ایک اور نئی، یہ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ تفصیل سے گفتگو کیجیے گا، مجھے لگی بڑی سب سے دلچسپ تعریف لگی انٹیلیجنس کی، وہ یہ تھی کہ اگر آپ نے جاننا ہو کہ کون سا شخص کتنا اگنورینٹ ہے اور کتنی اس میں انٹیلیجنس ہے، تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے زیادہ فینومینا کا آنسر ایک ہی چیز سے دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہمارے معاشرے میں اگر کہیں جنگ لگ جائے، اگر کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، اگر کہیں کہیں مہنگائی ہو جائے، کہیں کوئی بھی کسی چیزوں، تو لوگ ایک ہی چیز پہ ڈال دیتے ہیں کہ حکمران برے تھے۔ تو بہت سے سوالوں کا ایک ہی جواب دیتے رہنا، یہ بھی ایک انسان کی انٹیلیجنس اور اس کی اگنورینس کا معیار بن سکتا ہے۔ ہاں، اصل میں یہ جو ہے بڑی اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس علم کم ہے، علیم کی صلاحیت کم ہے، اس کے پاس معلومات کم ہیں، اور وہ لیکن اس کا جو ذہانت ہے کنیکشن جوڑنے والی وہ اس کے پاس موجود ہے، یا اس کے پاس جو ذہانت ہے مشکلات حل کرنے والی وہ اس کے پاس موجود ہے۔ تو وہ کیا کر رہا ہے، تھوڑے سے ڈیٹا میں ہر چیز میں ایک ہی طرف چلا جاتا ہے۔ میں ایک حکیم صاحب سے واقف ہوں، فوت ہو گیا اب۔ وہ انہوں نے صرف 4 یا 5 دوائیاں رکھی ہوئی تھی، ہر مرض کو انہی میں سے دینا ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ۔ تو اب یہ مطلب کیا تھا؟
मतलब ये भी हो सकता है कि उन्होंने जितने पुराने नुस्खों में कोई जड़ी बूटियां थीं, वो सब उन्होंने तकसीम करके 5 दवाएं बना रखी थी अपनी। ये भी इम्कान है कि वो उन्होंने इल्म पूरा उनके पास, और ये भी है कि बस ठीक है, उन्होंने कहा कि चलो 5 मुझे नुस्खे आते हैं, 5 बना छोड़ते हैं, जो भी आएगा उसको देते जाते हैं। तो ये, अब उसके पास मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि उसके पास मालूमात कम है कि मसलन हुक्मरानों का बुरे होना ये सारी मसाइल का हल सबब है। तो बस उसने एक चीज़ जान ली हुई है, सोच ली हुई है, क्योंकि उसके सामने किसी बुजुर्ग ने बात कह दी थी, नहीं जी ये तो हुक्मरानों का नहुसत है, उस वजह से काम। अब उसने हर जगह जहां उसको कौमी सतह का मसला नजर आएगा कहेगा ये तो हुक्मरानों का काम है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है। तो इसकी वजह क्या है कि उसने उसके पास मालूमात कम है, उस या मालूमात तो हैं लेकिन वो एनालिसिस की सलाहियत नहीं है जो हकीम के पास होती है, या वो बातों की नताइज को नहीं जानता जो फतानत के पास वाले के पास होती है। तो अब वो किसी जहानत की कमी की वजह से वो सिर्फ एक ही जवाब रटा हुआ उस बेचारे ने देता चला जाता है। लेकिन इसके पीछे एक और पहलू भी है कि हो सकता है कि हमारे लिए ये आदमी कम जहानत वाला हो, लेकिन दरअसल उसके पास हिकमत के वाली सलाहियत बहुत ज़्यादा है। और वो हर चीज़ को, जैसे हमारी मेरी ये कलाई जो है 5 उंगलियों के साथ जुड़ी हुई है, वो इस तरह से देख रहा हो कि मसलन आपने कहा जी कि बेरोजगारी है, उसने कहा ये हुक्मरानों की खराबी है। क्यों? क्योंकि हुक्मरानों ने एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया, अगर आप पूछें उससे तो कहेगा कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया है, या इकोनॉमिक्स का सिस्टम ऐसा बनाया, इकोनॉमी ऐसी डिज़ाइन की है कि सत्यानाश हो गया। आपने कहा कि बच्चे नालायक पैदा हो रहे हैं, उसने फिर कहा हुक्मरानों की खराबी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन का सिस्टम अच्छा नहीं बनाया। आप उसे पूछें यार जो है ना पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, वो फिर कहेंगे। तो उनके जहन में हो सकता है कि 2000 चीज़ों ने कनेक्शन एंड जो जोड़ा हुआ है वो हुक्मरानों से जोड़ा हुआ है, एन मुमकिन है। और वो ज़्यादा ज़हीन हो हमारे मुकाबले में, लेकिन चूंकि हमें हर सवाल का वो एक ही जवाब देते चले जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि बस ऐसा रट्टा लगाया हुआ है। तो ये भी इम्कान है कि वो उनके एनालिसिस में ये मेन फैक्टर यही हो। नीचे पूछेंगे तो हो सकता है वो 200 असबाब बताएं। क्या मिसाल पे जा पूछे आप हर चीज़ में हुक्मरानों का नाम ले देते हैं, तो ज़रा बताइए इसमें क्या हुक्मरान कैसे आएंगे। तो हो सकता है पूरा आपको चेन बताएंगे, मैं इस तरह से इसको जोड़ रहा हूँ हुक्मरानों के साथ। तो ये बाज जो फिलोसफर्स होते हैं, मसलन हेगल जो था, उसने हर चीज तकरीबन जोड़ दी। हर चीज नहीं कहना चाहिए जो बयान की उसने, वो उसने जोड़ दी अपने डायलेक्टिकल प्रोसेस के साथ। तो ये ठीक है, वो हर चीज एक्सप्लेन कर देगा। तो ये नहीं है कि वो कम जहीन जहीन बहुत जहीन आदमी है। और एक जमाना गुजरा है वेस्ट में कि सारे के सारे लोग हेगेलियन बनने की कोशिश करते थे। तो ये होता है, तो ये नहीं है कि वो कम जहीन है, नहीं। उसने एक ऐसी थ्योरी अपनी तरफ से डिराइव कर ली है या डिस्कवर कर ली है कि जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं। तो ये मुमकिन है। तेरी बात हेगल की हद तक तो समझ आती है, लेकिन आपने मुझे लगता है हुस्न जन से काम लेके एक बहुत मार्जिन दे दिया इन लोगों का हिकमत वाले खाने में डाल के। लेकिन आपको नहीं लगता ये बड़ा खतरनाक मामला होता है हमारी कौम के एतबार से देखा जाए तो? किसी न किसी हद तक लोग अपने आप अपने जोम में बड़ी जहानत बन रहे होते हैं, लेकिन वो उस तरह लिंक नहीं कर रहे होते, और बस एक ही जवाब किल्लत इल्म और किल्लत तदब्बुर की वजह से किए जा रहे होते हैं। हाँ ये बिल्कुल मुमकिन है, मैं उसकी नफी नहीं करता। ज़्यादातर यही इम्कानात होते हैं, लेकिन हर जगह पे लाजम नहीं है कि ऐसा हो, कोई हेगल भी हो सकता है। ठीक। ठीक। इसमें अब आपने शुरू में एक बात की थी कि हो सकता है जो हम आम किसी से बात करें, कोई रेडी किसी ने लगाई हुई है, कोई भी इंसान जो इतना तालीमी याफ्ता नहीं है, लेकिन उसमें भी कभी कभी वो ऐसे जुमले कह देते हैं कि इंसान लगता है, कहता है कि यार एक तो किसी फलसफी या किसी बड़े आदमी का कोई जुमला हो सकता है। तो आपको लगता है कोई भी इंसान जो इस दुनिया पे जिंदगी गुजार रहा है तो किसी ना किसी दर्जे में वो एक जहानत का रखता है, क्योंकि ये जिंदगी गुजारना कोई आसान काम नहीं है। तो वो अपने कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पूछा जाए, ऑब्वियसली अगर कोई तालीमी याफ्ता शख्स है तो वो बड़े बड़े कंसेप्ट्स की बात करेगा, तो वो उसको वो सारी चीज़ें मालूम नहीं होंगी। लेकिन अगर उससे उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछा जाए तो वो कहीं कहीं बहुत हद तक हिकम हकीम भी होगा, फतीन भी होगा, हर चीज़ में एक नॉलेज तो रखता है, बेशक वो दुनियावी लिहाज से पढ़ा लिखा ना हो तो ज़हीन हो सकता है एक आम दर्जे का आदमी भी। जी बिल्कुल। मेरे अपने जो एहसास है, जितने लोगों से मुलाकात रहती है,
रोजाना ही तकरीबन 2 4 5 लोग आते रहते हैं। तो इतने लोगों से मिलने के बाद मेरा अपना एहसास यह है कि तमाम लोग मुकम्मल नजरिया हयात रखते हैं। तमाम लोग मुकम्मल नजरिया हयात रखते हैं। और वो बर्टन रसल से छोटे फलसफी नहीं होते हैं, लेकिन उनको फलसफियाना तरीके से बातें करनी नहीं आती होती, और वो अपनी बातों को मरबूत तरीके से, एक अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट कर सकें, ये नहीं होता। लेकिन हर चीज़ का नजरिया उनके जहन में होता है, जो ज़िंदगी से मुतल्लिक चीज़ें होती हैं, जो आम जिंदगी से, एक है कि फलसफा साइंस वो नहीं, आम जिंदगी से मुतल्लिक तमाम चीज़ों में उनकी एक राय होती है, एक ओपिनियन होती है, वो बयान नहीं कर पाते, या वो इतने इनकसारी वाले होते हैं, एतमाद नहीं रखते होते बाज़ औक़ात, तो वो हमारी बातें सुन के चले जाते हैं, हालांकि उनकी अपनी आरा भी होती हैं। तो एक तो ये बात है कि तमाम इंसान पूरा नजरिया हयात, अपना वर्ल्ड व्यू रखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में उनकी राय मौजूद होती है। बाज़ लोग, इन लोगों में से जिनको आपने कहा कि वो दुनियावी तौर पर पढ़े लिखे नहीं होते, बाज़ लोगों को आर्टिकुलेशन की सलाहियत होती है, वो फिर बड़े दर्जे के लोग बन जाते हैं अनपढ़ होने के बावजूद। तो वो जो आर्टिकुलेशन की सलाहियत है उसमें आप, चलिए उनका नाम नहीं लेता मैं, मशहूर है तो ऐसे ही काम खराब होगा। तो मैं अपने एक नौजवानी के ज़माने का एक तजुर्बा बताता हूँ। हमारे इदारे के एक जिम्मेदार थे, तो उन्होंने खाने पे बुलाया हमें। तो खाने बुलाया, सारे इदारे के लोग वहाँ खाने पर गए। तो मैं बदकिस्मती से टाइम पर पहुँच गया। टाइम पर पहुँच गया तो जो हमारे मेज़बान थे वो भी मौजूद नहीं थे। उनके घर वाले तो थे, लेकिन वो खुद मौजूद नहीं थे जिन्होंने हमें खाने बुलाया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप आ गए हैं तो आप बाहर लॉन में बैठिए। मैं नौजवान सा लड़का सा था, बैठ गए वहाँ पे। अब जाहिर है कि और कोई रास्ता भी नहीं था वापस आने का। तो मैं बैठ के वहाँ पर, वहाँ लॉन में उनके माली काम कर रहे थे। तो मैं उनके पास ही बैठ के, बल्कि उन्होंने मुझे खुद कहा क्या इधर आ जाओ, एक कुर्सी उनके पास थी। तो वो नलाई कर रहे थे, पौधों की मिट्टी नरम कर रहे थे। तो बस मैंने उनको कहा कि आप क्या करते हैं। उन्होंने बातें शुरू कर दी। भाई मेरा नहीं ख्याल कि वो बातें किसी पढ़े लिखे आदमी से कम थी। मैं मजबूर हो गया उनसे पूछने कि आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है। कहते मैंने तो कहीं से नहीं पढ़ा। मैंने कहा किसी पीर साहब के पास जाते हैं। कहते नहीं। मैंने कहा किसी की मजलिस में बैठते हैं। उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर कहाँ से सीखा है। कहते हैं इन पत्तों से जिनको मैं काटता रहता हूँ। तो इतनी हकीमाना बातें थी कि मेरे लिए हैरानी थी कि ये कहाँ से इनके पास है। तो उनके पास चूंकि सलाहियत थी आर्टिकुलेट करने की, तो जो उन्होंने सोचा हुआ था जिंदगी भर, जो तजुर्बा था उनका, वो बयान करते चले जा रहे थे बहुत खूबी के साथ। और मुझे ऐसे लग रहा था कि इशफाक अहमद बोल रहे हैं, अहमद जवेद साहब बोल रहे हैं, इस तरह के। तो बिल्कुल अनपढ़। मैंने उनसे पूछा, वो कहते मैं नाम भी नहीं लिखना जानता अपना, और माली का काम कर रहे हैं। तो अब ये जो जहानत की ये, भाई उन्होंने सारा कुछ सोचा हुआ है, समझा हुआ है। अब लेकिन चूंकि बोलने की सलाहियत भी अल्लाह ने दी हुई है, तो वो रवानी से बातें कर रहे थे। आम आम जुबान के अंदर जो उन्होंने सीखी हुई थी, कोई बहुत टेक्निकल जुबान नहीं, कोई बहुत टर्म्स नहीं, सादा तरीके से खूबसूरत बातें, और दिल को नरमाने वाली बातें, और आंखें रोशन करने वाली बातें वो करते चले जा रहे थे। तो ये अलग चीज़ है कि किसी के पास बोलने की सलाहियत है तो हमें पता चल जाता है कि ये चलो जी समझदार आदमी है। वरना मेरा ख्याल है कि हर आदमी पूरी बात को समझता होता है, पूरी बात को। ठीक सर, इसमें हमने शुरू में के दरम्यान में कहीं बात की थी इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो मैं चाहूँगा इमोशंस और इंटेलिजेंस का भी हम इस पे बात कर लें कि इन दोनों में क्या रिश्ता होना चाहिए, या क्या ताल्लुक होता है जज्बात का और जहानत का। क्या इनको आपस में तनाज़ा है, कन्फ्लिक्ट में रहना चाहिए, या एक दूसरे का हम सफ़र बन के पार्टनरशिप में रहना चाहिए। असल में जो जज्बात हैं, अब दो दो हिस्सों में बात कर लेते हैं। एक ये कि मैं ही ज़हीन हूँ, मेरे ही जज्बात हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस में ये होता है कि आपके जज्बात हैं और मैंने जहानत अपनी इस्तेमाल करनी है। मैं दोनों पहलुओं से बात कर लेता हूँ। जो जज्बात हैं, वो समझिए कि कंप्यूटर के लिए जो बिजली का काम है, कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सारा काम करना शुरू कर देता है। तो जज्बात हमारी जहानतों के लिए, हमारी सलाहियतों के लिए यही
यही मकाम रखते हैं। वो एनर्जी है, बिजली है, जो मेरी जहानतों को, मेरी सलाहियतों को और आपकी जहानतों को और आपकी सलाहियतों का स्विच ऑन करती है या ऑफ करती है। ये जज्बात अगर ना हो तो हम मिट्टी का ढेर है। मसलन किसी का जज्बा ही होगा जो उसको रातों को जगाता है और वो आइंस्टाइन बन जाता है, वरना जाके सो जाए आराम से। वो जज्बा क्या हो सकता है? सीखने का हो सकता है, अपने आप को मनवाने का हो सकता है, एम्बिशंस हो सकते हैं, कई चीजें हो सकती हैं। तो जज्बात एनर्जी का काम करते हैं, वो एनर्जाइल है कि जो हमें अंदर से ताकत देता है कि हम ये काम करते हैं। सारी रात बैठा हुआ है एक आदमी किताबें खोलकर, क्या चीज़ है जो उसको यहाँ पर बैठाए हुए है? उसके जज्बात। तो जज्बात जहानत के लिए एनर्जी का, खुराक का, गज़ा का काम करते हैं, फ्यूल का काम करते हैं। ये एक पहलू से है। अब जब दूसरे के पहलू से हम बात करते हैं तो वो ये है कि मैं दुनिया में कैसे जी हूँ कि लोग मुझसे खुश हों, लोग मुझे बावकार इंसान समझें, अच्छा इंसान समझें, अपने से ज़्यादा लायक समझें, अपने से ज़्यादा बड़ा समझें। इन चीज़ों को जो आदमी इस्तेमाल कर सकता हो, ये चीज़ें विन कर सकता हो, तो वो आदमी दूसरों के इमोशन को समझने और मैनिपुलेट करने की सलाहियत रखता है। ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो इस एतबार से अगर हम देखें तो ये कम लोगों में पाई जाती है, खवातीन में ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने इमोशनली बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है, बच्चों को, मियाँ को और वालदैन को भी, सास ससुर को भी, कई चीज़ों को। मर्दों में ये कम होता है, बहुत सारे लोगों में होता है लेकिन मर्दों में कम होता है। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि उनके अंदर फैमिली के मसाइल हल करने की ज़्यादा सलाहियत होती है। तो आप उनके पास अपना मसला लेकर जाएं, वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फैमिली के मैटर्स को समझने की, कि इमोशनली कहाँ कहाँ लोग जुड़े होते हैं, कहाँ कहाँ गुस्से में आते हैं, कहाँ कहाँ कनेक्ट होते हैं, कहाँ कहाँ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो उसको समझ रहे होते हैं। उसको वो फिर हमारे लिए एक असासा बनते हैं कि वो हमें गाइड कर सकते हैं। तो ये है इस पहलू से। लेकिन इमोशंस, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। अगर आपके अंदर गैरत नहीं है, अगर आपके अंदर हमीयत नहीं है, अगर आपके अंदर इज्जत नफ्स नहीं है, अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है, अगर आपके अंदर हरकत करने के लिए कि मैंने ये करके दिखाना है नहीं है, अपनी बात मनवा के रहना है नहीं है, जिद नहीं है, तो आप एक बेजान शख्स हैं। तो जहानत अपने घर, अपने कमरे में बैठी रहती, सोई रहती। तो इसमें ये एक मैं बस चीज पूछना चाहूंगा जिमरन कि अगर इन दोनों में मास्टर स्लेव का रिलेशन बना दिया जाए तो क्या जज्बात को जहानत के ताबे होना चाहिए, जज्बात उससे मगलूब रहने चाहिए, या इसका उल्ट होना चाहिए, जहानत को जज्बात के नीचे होना चाहिए? हाँ, ये दोनों ही स्लेव्स हैं एक दूसरे के। दोनों एक दूसरे के काम करते हैं, दोनों एक दूसरे से दब भी जाते हैं। लेकिन जो अलग से कंट्रोलर जो चीज़ है वो मैं और आप है। तो इसका गलबा होना चाहिए, मेरा गलबा होना चाहिए अपने इन तमाम जहानतों पर, जज्बात पर, कि मैं उनको कब इस्तेमाल करूं, मैं उनको कब इस्तेमाल ना करूं। किस मौके पर मुझे जज्बाती होना है, किस मौके पर मुझे हकीम होना है, किस मौके पर मुझे फतीन होना है, किस मौके पर सिर्फ जहानत चाहिए। ये जो मैं और आप हैं, ये असल में कंट्रोलर है। इसका गलबा ये हाकिम होता है। आमतौर से, अमूमी तौर पर यही हाकिम होता है। लेकिन बाज़ औक़ात हम जज्बात के हाथों खुद गुलाम बन जाते हैं, कभी जहानत के हाथों गुलाम बन जाते। कितने ही ज़हीन लोग हैं जो अपनी जहानत की वजह से कहीं टिक ही नहीं पाते, वो मार खाते रहते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो इवल जीनियस हो जाते हैं, इसलिए कि उनके पास सलाहियत तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो अपने जज्बात, अपने कमियों को, अपने अपने रिवेंज वाली सलाहियत को, अपने गुस्से को काबू नहीं पा पाते हैं। तो वो फिर पूरी सोसाइटी से बदला लेते हैं। तो ये जो चीज़ होती है, ये फिर मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। तो जज्बात, एहसासात और ये जहानत, सलाहियतें, कुव्वतें, ये मेरे अंदर रखी गई हैं और मैंने ही इनको इस्तेमाल करना होता है। तो बंदा मोमिन जो कुरान मजीद से तस्वर आता है, वो यही है कि वो अपनी नीड्स को, अपने जज्बात को, अपनी सलाहियतों को
किसी दायरे का पाबंद करके चलता है, अखलाकियात का, अच्छाई और बुराई का पाबंद करके चलता है। ये अगर कंट्रोल खत्म हो जाए, जैसे कि अब हो जाएगा, क्योंकि मजहब का जो असल कंट्रोल था वो दम तोड़ता चला जा रहा है, तो जिस दिन ये खत्म हो जाएगा तो फिर इवल ज्यादा प्रवेल करेगा सोसाइटीज के अंदर। ये तो सर बड़ी अच्छे तरीके से पूरी बात कंप्लीट हो गई कि इमोशंस और अकल का क्या ताल्लुक होना चाहिए। अब इसमें बात को आगे बढ़ाता हूँ कि एक जो कंसेप्ट है वो मेरे ख्याल से मैंने जब इस सवालत की तैयारी करा था तो बड़ा मुझे नुमाया नजर आया सब बड़े लोगों में, जिनको हम बड़ी जहानतें मानते हैं। वो था कि गमों का तनासुब इन लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा होता है जो ज़हीन होते हैं। वो कहते हैं ना कि जो ज़हीन इंसान है उसका ये मुकद्दर बन जाता है कि वो ओवर थिंकर बन जाता है और उसकी जिंदगी में गम भी उतने ही होते हैं। आपके पसंदीदा शायर गालिब भी यही कहते हैं कि हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ दुश्मन आसमान अपना। तो आपको लगता है कि क्या ज़हीन इंसानों का इस तरह भी इम्तिहान ज़रा बढ़ जाता है कि उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? अ, ये बात बहुत कही जाती है। मेरे ख्याल में बात उलट दी गई है। मुश्किलें इंसान को ज़हीन बनाती हैं, हम्म। ना कि जहानत वाले पर मुश्किलें ज़्यादा आती हैं। बस ये बात उलट गई है। और गुर्बत, तंगियाँ, मुश्किलें, अ, मुश्किल में फंस जाना, उसमें से निकलना, अगर आदमी मुश्किल में नहीं फंसेगा तो उससे निकलने का हल नहीं निकालेगा। तो वो, उसके दिमाग की वो चूलें या वो दायरे इस्तेमाल ही नहीं होंगे जो मुश्किलात हल करने के लिए होते हैं। तो जितने भी बड़े लोग हैं जिन पर मुश्किलें ज़्यादा हुई हैं, वो मिसाल के तौर पर नित्य देखिए, बचपन से बीमार हैं, तकलीफें हैं, मेरा ख्याल है वालिद भी फौत हो गए या जालिम थे, अब मुझे भूल रहा है, तो वो अब जहानत मिल जाएगी उसको, क्योंकि उसने एक चक्की में डाल दिया गया है। तो हमारे यहाँ एक जुमला बोला जाता था कि मुश्किलें आग में डालकर सोने को कुंदन बनाया जाता है, नहीं उसके जो खोट होते हैं वो निकल जाते हैं। तो जहानत के परवान चढ़ने के लिए जरूरी है कि आदमी कुछ ना कुछ तंगियों में से, जैसी तंगियां होंगी वैसी जहानत डेवलप होगी। तो ये एक मेरा ख्याल है कि फार्मूला दरअसल ये है। अब हमारे ज़माने में चूंकि साइकोलॉजी से चीज़ों को देखा जा रहा है, वेस्टर्न साइकोलॉजी से, तो वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है वो उल्टा चलती है। उसको चूंकि खुदा को नहीं मानती है चूंकि वो, तो वो फिर मादियत से मादियत की तरफ जाती है। तो वो समझती है कि ज़हीन लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जहानत वाले बहुत ऐसे लोग मैंने देखे हैं, खासतौर से मुस्लिम दुनिया में, कि वो इतने सेंसिटिव नहीं होते। वो उतने दुखी नहीं होते जितने दूसरे लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुदा के साथ जोड़कर कुछ मजबूती हासिल कर ली होती है। लेकिन उनकी तंगियां आई होती हैं, दुखी कम होते हैं, तंगियां आई होती हैं उनके ऊपर, और वो तंगियों की वजह से बहुत कुछ सीख गए होते हैं। और तंगियां, मैंने पहले भी एक किसी सेशन में आपसे अर्ज किया था कि वही असूल है जो इम्यूनिटी का है आपकी बायोलॉजी में, मेडिसिन में, कि मैं बीमार होऊंगा तो इम्यूनिटी पैदा होगी। ठीक यही असूल है, मुश्किलें पैदा होंगी जहानत को चैलेंज करने वाली तो जहानत पैदा होगी, मुश्किलें पैदा होंगी बॉडी को चैलेंज करने वाली तो इसके अंदर इम्यूनिटी पैदा होगी। मुश्किलें पैदा होंगी आगे बढ़ने में, एक गालिब ने एक बयान किया है कि रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां, और तो अब वो मतलब क्या है कि जब कोई मुझे दबाव डालता है, रोकता है मुझे, तो मेरे अंदर की सलाहियतें और कुव्वतें और बेदार होती हैं और ताकतवर होती हैं। जिस तरह अगर आप किसी नाले का आगे से रोक दे पानी, तो वो ओवरफ्लो करेगा। तो ये उसने मिसाल देकर बताया है कि नहीं, मुश्किलें जो हैं वो तो आदमी को और ऊंचा करती हैं और भरती हैं और ताकतवर बनाती हैं। तो हमारे यहाँ यही तस्वर समझा जाता था, लेकिन अब वेस्टर्न साइकोलॉजी दूसरी तरह से चीज़ों को देखती है। ये तो बहुत खूबी के साथ मैंने गालिब के एक शेर से सवाल आपके सामने रखा और आपने फ्लिप करके पर्सपेक्टिव हमें गालिब की जुबान में ही ये समझा दिया पूरा, बहुत खूबी के साथ। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं बस ये इसमें ज़िम्नन ये पूछना चाहूंगा कि भैया क्या क़यामत वाले दिन अगर किसी की जहानत में जो आप कह रहे हैं इनेटली फर्क है तो इसके मुताबिक भी फिर सवालों जवाब में कुछ फर्क किया जाएगा, उसके साथ उतना ही मामला किया जाएगा जहानत के मुताबिक जो दी गई थी? जी बिल्कुल। सिर्फ जहानत नहीं, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन मेरी और आपकी हर हर चीज़ का फर्क करके फिर रिवॉर्ड या पनिशमेंट देंगे। मिसाल के तौर पर, आप अगर बहादुर हैं और आपने एक ऐसा काम किया जो बहादुरी वाला था,
तो हो सकता है आपको उसके 10 में से 10 पॉइंट मिले। मैं बुजदिल था और मैंने वो बहादुरी वाला काम कर दिया है, अजर ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी बुजदिली पे काबू भी पाया है। आप तो पहले ही बहादुर थे। तो इस तरह से कई मिजाज मेरे मेरे माहौल की रुकावटें, मेरा कल्चर, मेरी तहजीब, मेरी जो तरबियत हुई है वो, मैंने जो उलूम सीखे वो, जो मुझे हादसात पेश आए वो, जो मेरे बहन भाइयों ने मेरे साथ किया वो, जो मेरे वालिदैन ने मेरे साथ किया वो, सब कुछ सामने रख कर आजमाइश हो रही है। उसी के लिहाज से यही अल्लाह का अदल है जो इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन पूरी तरह सामने आएगा। ठीक सर, हमने इंसानों की जहानत के तो मेरे ख्याल से जितने मुमकिन पहलू हो सकते थे उन पे गुफ्तगू कर ली, लेकिन अगर आखिर में हम मसनूई जहानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ना करें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ज्यादती हो जाएगी, बुरा मान जाएंगी। तो इसमें सवाल ये कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं आज के दौर में, इसके बूम को, और आप कितना इस्तेमाल करते हैं, और ये भी कि इसका हमारे साथ या हमें इसके साथ कितना ताल्लुक रखना चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए, और इसको आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? एक तो बात यह है कि पहले इस्तेमाल करने के पहलू से बात कर लेते हैं। इसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए अगर हमें खुद ज़हीन रहना है तो। अगर हमने खुद अपनी जहानत को छोड़ देना है तो फिर एक अलग बात है। तो अलबत्ता जहानत का एक दायरा हमेशा हमारे पास ही रहेगा, वो कंप्यूटर नहीं पा सकता। लेकिन बहरहाल जितना उसके पास है हम उसको इस्तेमाल अगर करेंगे तो अपनी जहानत खोना शुरू कर देंगे। तो अब रह गया मैं कितना इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने दो एक जगहों पे इसको इस्तेमाल किया। तो मिसाल के तौर पर एक इबारत मैंने लिखी और उसको एराब लगाने थे कि एराब लगाकर मैं किसी को भेज दूँ। भेजना था किसी को कि वो चाहता ही यही था कि एराब लगा दे। तो अब मैंने सोचा कि मैं अपना पूरा एक सफ़ा है, तो इस पर एराब लगाते लगाते कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ मैं। तो मैंने उसको कहा कि इस पे एराब लगा दो। उसने कुछ एराब की एक्सप्लेनेशन दे दी। मैंने कहा नहीं, सिर्फ एराब लगाने हैं। तो उसने एराब लगा दिए। तो मेरा ख्याल है कि आधा मिनट 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, उसने एराब लगा दिए। अब मैंने उसको देखा तो बाद में मैं पछताया कि मैंने आधे घंटा देखने में जो लगाना था वो खुद ही लगा देता। तो वो आधा घंटा मुझे देखने में लग गया कि सही एराब लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो उसने सही लगाया हुआ था, सिर्फ एक जगह या दो जगह थी जहां पर उसने गड़बड़ की हुई थी। तो बहरहाल वो मैं बाद में पछतावा ही हुआ कि मेहनत तो मुझे ही करनी पड़ी सारी पढ़ते हुए तो। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें वो कर देता है। अब नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि मेरे एराब लगाने की सलाहियत कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि अरबी में एराब ग्रामर के लिहाज से भी लगते हैं और याददाश्त के एतबार से भी। तो कि लफ्ज़ का तलफ़ुज़ क्या है और आखिर पे ग्रामर की वजह से कुछ आराम लगते हैं। तो वो मेरी सलाहियत कमज़ोर पड़ेगी अगर मैं इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ। तो ये इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको कम इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारी अपनी सलाहियतें वजूद पजीर रहें। अब रह गया ये है क्या? असल में एक बात तो साबित हो गई कि जहानत का एक लेवल मादी है, फिजिकल है, कि हम कोई लॉगरिथम एल्गोरिथम वगैरह बना सकते हैं जो चीज़ों को सॉल्व कर सकती है, एनालिसिस कर सकती है। मैंने इससे अब टेस्ट के लिए एक होता है ना, तजस्सुस होता है कि ये कैसे काम करती है। मैंने बाज़ चीज़ें इसको कहीं कि ये इसके दरमियान क्या ताल्लुक है, बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें। उसने मुझे सवाल के ऊपर भी शाबाश दी और फिर कहता है कि ये ताल्लुक बनता है। और उसने 3 ताल्लुक बताए, उनमें से एक बनता था मेरी जहानत के मुताबिक भी, लेकिन दो ऐसे ही थे बस, प्रति किस्म के। हो सकता है कि किसी और के लिए उनमें से कोई और हो, क्योंकि जहानतों का फर्क होता। तो बहरहाल एक तो ये बात वाज़ेह हो रही है कि कुछ जहानत का एक हिस्सा मादी है, वो जहन के साथ, यानी जहन का एक हिस्सा मादी है जो कह लीजिए हमारा, कि अल्लाह ताला ने भी जब हमारा दिमाग बनाया है तो इसमें कुछ यही टूल्स इख्तियार किए हैं जो किसी वजह से हमने कंप्यूटर को भी सिखा दिए। तो वो जो टूल्स हैं वो मादी किस्म के हैं। जैसे कैलकुलेटर में हम जमा तफरीक कर लेते हैं, इसी तरह अब सोचने में एनालिसिस की भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिजिकल लेवल पे हल हो सकती हैं। अलबत्ता एक उससे अगली चीज़ है, वो हमारा शऊर है। शऊर का मतलब क्या है?
शऊर का मतलब यह है कि मसलन मैं हूँ, मैं आपसे अलग हूँ, मेरी एक इज्जत है, मेरी एक एहसासात हैं, मेरा एक अखलाकी शऊर है, मेरा एक अखलाकी वजूद है। लोग जब मुझे मुस्कुराकर अजीब तरह से मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे, मुझे दुख हुआ था, मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, मुझे लगा था कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये जो मैं अपने बारे में ये एहसास रखता हूँ, ये शायद फिजिकल नहीं है अभी। मैं इसको उस दायरे में नहीं महसूस कर पा रहा कि वो इस मादी दायरे में है, कि यहाँ पर भी कोई हम कैलकुलेटर के टाइप चीजें बना सकते हैं कि जिसमें शोर पैदा हो जाए। फिर ये क्या मुझ में अपने मतलब मेरे कंप्यूटर में जो को पायलट वाला हिस्सा चल रहा है और वो मुसलसल मेरी बातें, अगर मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आपने जो को पायलट इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, क्या ये दो अलग अलग शख्सियतें बन जाएंगी? ये नहीं लगता अभी मुझे कि ऐसा होगा। तो ये भी शऊर का वो हिस्सा है जो मेरा मेरा अपना सेल्फ अवेयरनेस है, वो क्या इसको हासिल है, या ये बस उसी तरह से कर रहा है कि जैसे कैलकुलेटर क्वेश्चन हमारे सम हल कर देता था रियाजी के, तो इसी तरह का ये सिस्टम लगता है। लेकिन अब एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आती जा रही है, कुछ चीज़ें ये सीख जाता है। आ, तो वो जो सीखने का अमल है वो उसी असूल पर है जो मादी के वो क्या कैलकुलेशन पीछे चलती हैं वो चल रही हैं। इसका फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट लग रहा है, काफ़ी आगे जाएगा ये मुझे लग रहा है। और क्योंकि जो जो हमारे फार्मूले इसके पीछे चल रहे हैं, वो जैसे जैसे इंसान के हम बढ़ते जाएंगे, और मसलन मुझे अलजबरा नहीं आता था, मुझे एक टीचर ने सिखा दिया तो मुझे आ गया। तो ये जो सीखने का अमल हुआ है, ये यही काम इस वक्त ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, कि इसके पास जो वो बन गया है, इसका दिमाग कह लीजिए या जो कुछ भी बन गया है, उसके अंदर सीखने का अमल, चीज़ें अपनाने का अमल काफ़ी होने लग गया है। तो ये जब होने लग गया है, तो ये असल चीज़ थी जो हम तरक्की करने में, यानी खुद ये अपने तौर पर भी तरक्की कर सकता है उससे ज़्यादा जितना मैं और आप सोच सकते हैं। क्योंकि मिसाल के तौर पर एक ही मौजू ले लीजिए, हमने फिका का कोई मसला हल करना है या फिलॉसफी का, आपने उसको पढ़ना शुरू किया और इससे मदद लेनी शुरू की कि देखो मुझे इसमें मुश्किल पेश आ रही है। फिर मैंने कहा कि नहीं ये बात तो समझ आ गई, लेकिन ये बात तुम्हारी समझ नहीं आई। तो इसने, इसके और मेरे तामुल से, दोनों के अमल करने से एक नया नया इल्म वजूद में आ रहा है। हालांकि मैं नालायक हूँ, लेकिन मैं, इसके पास पूरा डाटा मौजूद है जो भी नेट की दुनिया में पड़ा हुआ है। मैंने इससे पूछना शुरू किया, इसने मुझे सेटिस्फाई करने के लिए उधर से कोई उधर से कोई उधर से जो भी तलाश करके ला रहा था, या खुद वो अपनी उसी इंटेलिजेंस से जो उसके पास है मादी किस्म की, उसको इस्तेमाल करके लाता चला जा रहा था। अब ये इसके अंदर स्टोर हो रहा है। इसके लिए तो किसी ने उसको तैयार नहीं किया था कि किसी पाकिस्तान के एक कमज़ोर से शहर में एक रिमोट कोने में बैठकर एक बच्चा उसके साथ काम कर रहा है और वो उससे सीख रहा है। तो ये जो काम है ये इसकी, इसके अंदर बहुत तेज़ी से चीज़ें डाल रहा है, और जितना हम इसको इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं उतना ही ये सीखता चला जा रहा है, उस कॉन्शियस के बगैर जो इसके पास है, अखलाकी गैर अखलाकी और अपनी ज़ात का तस्वुर, इसके बगैर वो सीखता चला जा रहा है। वो पूरी दुनिया में एक ही बॉडी है, एक ही शख्स है वो, और वो करता चला जा रहा है काम, और ठीक। उसको हर आदमी उसमें इजाफा करता चला जा रहा है। तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, शायद हमारे काबू से बाहर निकल जाए किसी मौके पर। बुरे लोग इसमें और तरह की चीजें पैदा कर देंगे, वो भी एक खतरनाक चीज है। ठीक। सर आपने बड़े एहसन और उम्दा अंदाज में सारा मसनूई जहानत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्तलिफ ज़ावियों से हमें इस पे अपनी राय बताई। इसमें एक सवाल ये कि अगर आपने बताया जैसे आपने एराब इससे लगवाए और उसने जो फीडबैक दिया फिर आपने उस पर रीचेक किया, तो एक तो बात इससे सामने है कि अभी एतबार का रिश्ता इन दोनों जहानतों में उतना कायम नहीं हुआ। और दूसरी बात ये इसमें ज़िमनन ये भी ऐड कर लें कि अगर इसको अपने शऊर का शऊर हो गया और ये अब खुद से फैसले लेना शुरू हो गया, लोगों को मारना शुरू हो गया या लोगों के साथ दूस कुछ भी इसका इंटरेक्शन बनता है डिफरेंट किस्म का जो बुरा हो सकता है, तो फिर आप क्या फ्यूचर देखते हैं?
हाँ, ये तभी पैदा होगा कि जब मैं इसको सिखाऊंगा कि इसको, जैसे अभी हमने सिखाया है इसको, तो ये सीखा है। ये कोई खुद ब खुद तो नहीं हुआ। यानी कंप्यूटर कब से बने हुए हैं, लेकिन उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी। हमने कुछ इसको फार्मूले दिए हैं और उसने करना शुरू कर दिया। तो ये अगर हम इसको सिखा दें कि खुद कैसे काम करना है, तो फिर ही वो करेगा, वरना नहीं करेगा। तो अगर हम तमाम इंसान इसमें रुके रहें कि उसको इस तरह बुरी चीज़ों की तरफ खुद मुख्तार नहीं बनाना, तो फिर तो हम बच जाएंगे, वरना हो सकता है कि खतरनाक सूरत हाल में चला जाए। तो इस पहलू से तो ये खतरनाक चीज़ है कि सिखाने वालों पर हमें कोई कंट्रोल नहीं है। सिखाने वाले क्या क्या सिखा देंगे, वो जाहिर है कि कोई भी आदमी, مثلا मैं यहाँ बैठा हुआ पता नहीं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे, मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो तो जब मैं इसको बनाकर पेश कर दूंगा या ये उससे डेवलप कर जाएगा, तो फिर तो एक तो ये बात है कि ये खतरनाक उसी सूरत में है कि जब हम गलत चीज़ें इसको सिखाएंगे और वो फार्मूले दरियाफ्त कर लेंगे जो उसको अंदर ये सलाहियत पैदा कर देंगे। अपनी इस शेर हासी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। वैसे तो हम डायसेक्टिंग कोड सेगमेंट पर इख्तिताम करते हैं, लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रहे थे, तो इसी पर मेरे जहन में एक शरारती और एक फर्जी किस्म का सवाल आया, तो वही मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। वैसे ये बात भी की जाती है कि अगर एक शख्स की सारी वीडियोज उठा के, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी एक मिसाल हूँ आपकी इजाज़त से, आपकी सारी वीडियोज और आपका सारा इल्मी काम जो आपकी कुतुब हैं वो एआई को दे दी जाएं, और उससे कहा जाए कि अब इस डाटा को सामने रख के एक शख्सियत बना ली जाए, तो वो उसके मुताबिक अब फिर उस शख्सियत से हम सवाल पूछें और वो फिर हमें जवाब दे दे, तो इस काम को करने को आप कैसे समझते हैं? और ये एक तरीका हो सकता है इंसान की अमर रहने का जब तक दुनिया है। हाँ, मेरा ख्याल है कि यहाँ बिल्कुल हो तो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है। वो ये कि जो हमने पहले भी गुफ्तगू की, इमोशंस की और कल्चरल चीज़ों की और इस तरह की चीज़ों की, वो मेरी किताबें पढ़कर ये नहीं सीख सकता। वो फ़र्क रहेगा। और वो आप ये तो कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मेरी आवाज़ ये बना ले, या मेरे जैसे कुछ शायरी करना शुरू कर दे या मज़ामीन लिखना शुरू कर दे। लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि वही सवाल आप इसको सिखा दें, आप इससे पूछें, वही सवाल मुझसे पूछें, तो जवाब मुख्तलिफ होंगे। ये लाजमी बात है। क्यों? क्योंकि मेरा सारा वजूद इसने नहीं सीखा हुआ है। मेरी सारी शख्सियत इसको मालूम नहीं है। मेरे अंदर क्या, मिसाल के तौर पर एक दफ़ा हुआ कि एक ही आदमी, एक ही मौजू पर दो लोग एक ही दिन में आए, एक ही दिन में। तो मैंने एक को जवाब और दिया, दूसरे को और दिया। वजह क्या थी? एक देहाती पस मंजर का था, एक शहरी पस मंजर का था। तो मैंने उसके देहातीपन को सामने रखते हुए उसके लिहाज से, बात हकीकत में वही थी, लेकिन थोड़ा डिफरेंट जवाब दिया। और दूसरा जो शहरी था, उसको ये देखते हुए कि ये इन चीज़ों को समझता है, मैंने उसको दूसरा जवाब दिया। क्या ये इस तरह का लिहाज कर सकेगा? नहीं, वो मुझे पूरी तरह नहीं जानता। तो इसलिए ये फर्क रहेगा। इससे सर हमें ये भी पता पता मालूम होता है कि एआई फतावाजात पे इतना भी एतबार नहीं करना चाहिए, जो आज के दौर में ये भी स्टार्ट हुआ है। हाँ, वो असल में एक है, फतावे लिखे हुए हैं, उनकी रोशनी में अगर वो कोई बात करता है तो। लेकिन मुझे किसी ने बताया तो बहुत फतवे गलत भी थे। उसने दे दी अपनी तरफ से, झूठ भी बोल देता है ये यानी बिल्कुल बेबुनियाद बात भी कर देता है। ये कुछ इतना रिलायबल नहीं है कि आप इसके ऊपर इस तरह का इन्हिसार करें। ठीक। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आइंदा एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ, बड़ी मेहरबानी।